हेलो फ्रेंड्स, मैं रॉबिन्स कुमार रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीडी ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ईएससी 2012 में पूछा गया था, जो कि टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पॉज करके एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख लें, ताकि फिर आप आगे समझने में आपको कोई डाउट ना हो। तो चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में आपको अभी जो स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन में दिख रहा है कि हमने एक ड्राइंग बना रखा है सेम उसी क्वेश्चन का, जो आपको स्क्रीन पे अभी कुछ थोड़ी देर पहले दिख रहा था। तो हमने उसका सॉल्यूशन के लिए ये ड्राइंग बना रखा है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। जो हमारा ड्राइंग था, ड्राइंग के अनुसार जो ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, उसी को हमने ठीक से यहाँ पे रेडी कर लिया है। इस क्रॉस सेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहां से एक जो ऐसा था, मतलब कुछ इसको हमने आगे एक्सीड करके एक पार्ट ये रेक्टेंगुलर पार्ट बना दिया और इसे ट्रायंगुलर पार्ट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सारा डाटा सेम टू सेम है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले दिखाई दे रहा था। और ये जो आप नया कुछ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ जो आप हमारा 3 मीटर पे आरएल था, 3 मीटर पे जो मतलब सॉरी आरएल नहीं, रिजर्वायर लेवल था, उसके वहां से हमने ये वाटर का दिखाया कि वाटर प्रेशर इधर जो हमारे ग्रेविटी डैम पे पड़ रहा है, इस डैम पे जो ये वॉल पे पड़ रहा है, इसके लिए हमने इधर से वाटर का प्रेशर दिखाया है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा हील है, ये 2 है। तो अब ये डायग्राम क्या है, ये अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम है, अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम है, ठीक है। अब ये अपलिफ्ट प्रेशर क्या है? अपलिफ्ट प्रेशर वो प्रेशर है जैसे कि जो भी वाटर अपस्ट्रीम साइड में रहता है, ये अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम साइड है डैम का। तो जो भी वाटर अपस्ट्रीम साइड में जमा रहता है, उसका एक टेंडेंसी रहता है सीपेज का, सीप करने का। तो जब भी वो सीपेज करता है, तो इधर से हील तरफ से सीपेज करते हुए टो तरफ से ये निकलता है, कुछ परसेंटेज इधर से सीप करता है। तो ये जो सीपिंग जब होता है, वाटर जब सीप करता है डैम का क्रॉस सेक्शन से, तब यहाँ पे क्या होता है, इस बीच में यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर, जो भी पानी इधर में जमा होता है, जो भी यहाँ पे सीपेज कर रहा होता है, वो पानी एक अपलिफ्ट प्रेशर लगाता है। किस पे लगाता है? इस डैम के सेल्फ वेट पे, W1 W2 पे लगाता है। और W1 और W2 पे जब ये अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, तो क्या होता है कि डैम का जो अपना सेल्फ वेट होता है, उसको ये रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। तो ये तो था अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में। अब चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जनरली पूछा क्या गया है, इज द डैम सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग? स्लाइडिंग जो हमारा फेल्यूर है, फेल्यूर कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। ओवर टर्निंग है, शियर फेल्यूर है, स्लाइडिंग फेल्यूर है। तो ये सब में स्लाइडिंग जो फेल्यूर है, क्या उसके लिए ये सेफ है? ठीक है, तो ये सेफ्टी हम लोग देखेंगे। तो सेफ्टी में मेजर में सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग में जो हमारा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, और वो फॉर्मूला है क्या? म्यू इंटू समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। तो समहाउ हमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जहां तक हमें मिला हुआ है, ये क्या हुआ? म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मिला हुआ है पहले से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो और क्या मिला हुआ है? वेट डेंसिटी ऑफ कंक्रीट मिला हुआ है। वेट डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना मिला हुआ है? 2.4 टन पर मीटर क्यूब। और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना मिला हुआ? 1 टन पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि आगे का जो है कैलकुलेट करेंगे सारा प्रेशर, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स। इन शॉर्ट हम लोग ये भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो भी स्ट्रक्चर है, इसका एक यूनिट लेंथ को कंसीडर करके हम लोग सारा फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो कंसीडरिंग द अपलिफ्ट फोर्स एंड कंसीडरिंग द यूनिट लेंथ, यहां हम लोग लिख देते हैं पहले, कंसीडरिंग
considering the uplift forces and unit length of dam, all forces will be calculated। ठीक है, ये सारा फोर्सेस कैलकुलेट होगा। तो जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने पहले से ही इस डैम के क्रॉस सेक्शन का दो पार्ट कर रखा है, W1 और W2। ये इसलिए किया है क्योंकि अभी देखिए एक ये रेक्टेंगुलर पार्ट बन गया और ये ट्रायंगुलर पार्ट बन गया। तो जो इस रेक्टेंगुलर पार्ट का और जो ये इस रेक्टेंगुलर पार्ट का जो भी एरिया होगा वो हमें क्या दे देगा, फोर्स दे देगा, लोड दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने एरिया फाइंड आउट हो जाए इजीली, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में अलग अलग कर दिया। अब सपोज इसको अगर हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड करते हैं तो यहां अगर इस लाइन को ढक देते हैं तो आपको कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसका आपको एरिया फाइंड आउट हो सके और उससे आप लोड्स कैलकुलेट कर सके या फोर्स कैलकुलेट सके? नहीं। तो इसके लिए हमने इसे बना रखा है। और ये जो आप अपलिफ्ट प्रेशर बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, इसका जो डायग्राम देख रहे हैं ये लोडिंग डायग्राम हमने अपने पिछले वीडियो में समझा रखा है कि इसे क्या कहते हैं। इन शॉर्ट हम यहाँ पे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग लोड इसको कहते हैं। इस तरह के डायग्राम को पॉजिटिव डिक्रीजिंग लोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले W1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो W1 कैलकुलेट करने के लिए W1 क्या है, ये हमारा ये देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 7 इंटू यहां से यहां तक क्या है 97 है और इसके ऊपर क्या है 3 है, तो 97 प्लस 3 इंटू ये चूंकि यूनिट लेंथ के लिए कर रहे हैं तो 1 इंटू 2.4 क्यों 2.4 क्यों? देखिए एक बार फिर से ये आप एक काम कर सकते हैं कि आप ड्राइंग बना सकते हैं देख के पहले से, उसके बाद फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 7 हमने यहाँ लिख दिया, ये जो 7 है ये 7 हमने यहाँ लिखा। फिर ये हाइट को अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये 97 प्लस 3 का हो जाता है। फिर यूनिट लेंथ के लिए 1 और ये जो यूनिट वेट डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो दिया हुआ है 2.4 उसके लिए। अब इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है 1680 टन आ जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह अगर W2 कैलकुलेट करेंगे तो W2 क्या है, ये आपका है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें यहां से पता चल रहा है कि 75 है, ये जो है 75 है। लेकिन क्या है कि इस 75 में हमने यहां से यहां तक मतलब इस लाइन से यहां तक का कैलकुलेशन पहले ही हमने कर लिया है रेक्टेंगुलर के केस में। तो इसको इस लेंथ को हमें माइनस कर देना है, तो 75 माइनस 7, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 75 माइनस 7 इंटू हाइट का। अब हाइट कितना है, हाइट हमें दिख रहा है कि ये जो हाइट है यहां से यहां तक जो हाइट है वो 100 है, लेकिन ये जो 100 ये हाइट है इतना, ये कितना है 10 है, तो 100 माइनस 10 कर देंगे। तो हम यहाँ पे फिर से कर दे रहे हैं 100 माइनस 10, ये हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह यूनिट लेंथ के लिए कर रहे हैं तो 1 इंटू 2.4 और इसका कैलकुलेशन करेंगे जब हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 7344 टन। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमारा अपलिफ्ट प्रेशर ये आ गया। अपलिफ्ट प्रेशर इस ड्राइंग को देखते हुए अगर आप निकालेंगे अपलिफ्ट प्रेशर तो क्या आएगा, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर के शेप में है, तो 1/2 इंटू 97 इंटू 75 इंटू 1। ठीक है, ये आ गया 3637.5 टन। ये अपलिफ्ट प्रेशर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा वर्टिकल फोर्सेस। ये वर्टिकल फोर्सेस इसलिए है, देखिए हमने W1 W2 का साइन क्या है वो डाउनवर्ड की तरफ,
अपलिफ्ट प्रेशर का साइन किधर है, अपवर्ड की तरफ, तो इसे और इसे कैलकुलेट कर लिया। ये क्या है, वर्टिकल फोर्सेस है। तो हम लोग देख लेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस गिव्स द स्लाइडिंग, मतलब ये सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। तो वो चीज हमें चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हम लोग देखते हैं। तो W1 प्लस W2 प्लस माइनस U, ये माइनस U क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो साइन है वो अपवर्ड है और W1 W2 का जो साइन है वो डाउनवर्ड है। मतलब हम लोग साइन कन्वेंशन में इसको प्लस ले लिए हैं और इसको माइनस ले लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन सिंपल सा जो होना है वो 1680t प्लस 7344t माइनस 3637.5t, और ये हमें दे देता है कितना, 5386.5t। इतना आ गया ये हमारा वर्टिकल फोर्स, इतना हमारा क्या आ गया, वर्टिकल फोर्स। अब हम आगे देखते हैं, ये वर्टिकल फोर्स हमारा हो गया। ये एक बार फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं कि हमने कैसे कैसे कैलकुलेशन किया। इसके लिए ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो हमारा है, इसमें स्क्रीन पे हम फिर से आएंगे, इस स्क्रीन पे मतलब इस पेज पे फिर से आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा पीएच, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का फॉर्मूला है वेट डेंसिटी, यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। हॉरिजॉन्टल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये वेट डेंसिटी इंटू एच का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1/2, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, हमारा 1 दिया हुआ है, तो हमने 1 लिखा, और एच कितना है, 97 है, 97, क्योंकि ये जो वाटर लेवल जो है ये 97 तक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे हाइट में 97 लिया इन केस इंस्टेड ऑफ 100, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4704.5 टन, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब ये आ गया। अब समेशन ऑफ, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स देखते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो वो आ जाएगा हमारा pH इक्वल्स टू 47.4, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसके अलावा, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के अलावा, pH के अलावा और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, मतलब वाटर प्रेशर के अलावा और कोई भी प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स देख रहे हैं, और जो कि कितना है 4704.5 टन। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट है हमें सारा कुछ मिल गया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले ही फॉर्मूला में लिखा था, म्यू इंटू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो म्यू कितना है 0.75, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। वर्टिकल फोर्सेस कितना था हमारा 5386.5 टन, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना था 4704.5 टन। ये टी कैंसिल हो गया इधर से। अब ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा 0.859, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना, सॉरी हमने छूट गया था। ये फिर से एक बार, हमारा जो फॉर्मूला था म्यू इंटू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो जो हमारा म्यू था, म्यू का वैल्यू 0.75 दिया हुआ है, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 5386.5 टन दिया हुआ है,
अपॉन 4704.5 टन ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.859 आएगा। लेकिन ऐसा जो एज पर डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग should be greater than 1, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आया है 0.859 है, ये लेस देन 1 है, तो ये क्या है, नॉट सेफ, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नॉट सेफ। तो ये जो डैम है हमारा, ये जो डैम का क्रॉस सेक्शन जो दिया गया है, ये जो भी डिजाइनिंग क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमारा, ये सेफ नहीं है अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो इज द डैम सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग? तो नो, द डैम इज नॉट सेफ against the sliding because the factor of safety against sliding is not more than 1, therefore it is not safe against sliding। तो एक बार आप फिर से गो थ्रू कर लीजिए पूरे सॉल्यूशन को, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए सारा कुछ जो भी हमने समझाने का आपको कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से एक डैम के क्वेश्चन पे ही रहेगा और मैं चाहूँगा कि उसे भी जल्दी ही अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।